हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिनेश कुमार और आज मैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का 5वां चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। 5वां चैप्टर है पृष्ठ रसायन और आज इसका फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ाने जा रहे हैं। पहले ये बता दें कि इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला टर्म है अधिशोषण एडजॉर्प्शन, दूसरा उत्प्रेरण और तीसरा कोलाइड। तो कुल 3 चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग अधिशोषण को पढ़ेंगे। अधिशोषण से मिलता जुलता एक टर्म है अवशोषण, जिससे हम लोग पहले से परिचित हैं, लेकिन यहाँ पे अवशोषण को एक बार हम मेमोराइज करा दे रहे हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो अवशोषण किसे कहते हैं, पहले इसको समझें। अवशोषण, इसकी अंग्रेजी है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। और यदि हम अधिशोषण पढ़ेंगे, अधिशोषण पढ़ेंगे तो अधिशोषण की अंग्रेजी है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन। तो दोनों बहुत मिलते जुलते हैं और अंग्रेजी के इनके नाम भी बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। केवल यहाँ बी है और यहाँ डी, मात्र इतना ही डिफरेंस है। तो पहले अवशोषण को समझें आप कि अवशोषण क्या चीज़ है। जब हम कोई पदार्थ लेते हैं, मान लो कि हमने एक ठोस पदार्थ लिया हुआ है, एक गेंद ले ली और यह गेंद किसकी होगी, स्पंजनुमा होगी। ठीक है, तो इस पूरी गेंद, ये क्या है, स्फीयर है, एक गोला है, ये वृत्त नहीं है, ये एक स्फीयर है। पूरी गेंद का जो सतह होगा, जिसको हम ब्रश से रंग सकते हैं, पेंट द्वारा रंग सकते हैं, उसको हम कहेंगे सरफेस। सतह, सतह या पृष्ठ या सरफेस। सरफेस, ठीक है। तो सतह तो समझ में आ गई होगी। अब सतह के अंदर जो पूरा पदार्थ है, यानी गेंद के अंदर जब हम पहुंचेंगे तो पूरा पदार्थ है, इसको हम कहते हैं बल्क। बल्क या स्थूल। बल्क अंग्रेजी शब्द है और स्थूल हिंदी शब्द है। स्थूल और इसी को अंग्रेजी में बल्क कहते हैं। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमने एक घनाकार गुटका लिया, घन के आकार का ये गुटका है। ठीक है, इस घनाकार गुटके में जितना भाग हम इसको कलर कर सकते हैं ऊपर से ब्रश से, वह पूरा भाग क्या कहलाएगा, इसका सतह कहलाएगा। ठीक है, और सतह के अंदर जब हम पहुंचेंगे, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिस भाग को हम छू नहीं सकते वो पूरा भाग क्या होगा, बल्क होगा। ठीक है, तो अंदर इसके स्थूल या बल्क। ठीक है, तो सतह क्या है और स्थूल क्या है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखें अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन टर्म को। जब कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के बल्क में पहुंच जाए, जब कोई भी एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के बल्क में पहुंच जाए और यह क्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः होगी। ठीक है, दोनों के सतह को, दोनों पदार्थों के सतह को आपस में संपर्क में ला दिए हम, और क्या हुआ, दूसरा पदार्थ धीरे धीरे इसके अंदर तक पहुंच गया। जैसे एक किशमिश लेते हैं, किशमिश पहले सिकुड़ा हुआ होता है, अगर इसको हम पानी में डाल देते हैं, रात भर छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे यह अंगूर के आकार का हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, तो इसमें किशमिश में जल के अणुओं का क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है। किशमिश के अंदर जल के अणु पूरे बल्क में समा गए, पूरे स्थूल में प्रवेश कर गए हैं, और बल्क में यह प्रवेश यूनिफॉर्मली होता है, अर्थात दूसरे पदार्थ के अणु जो किसी पदार्थ के बल्क में प्रवेश कर रहे हैं, वो प्रवेश पूरे पदार्थ में होगा और पूरे पदार्थ में दूसरे अणुओं का कंसंट्रेशन एक समान होगा। जैसे किशमिश में अगर जल के अणु प्रवेश किए तो इस पूरे किशमिश के अंदर जल के अणुओं का कंसंट्रेशन या सांद्रण एक समान होगा। चलो दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक स्पंज का टुकड़ा लेते हैं। एक स्पंज का टुकड़ा है और हम क्या जानते हैं पहले से, स्पंज के टुकड़े में बहुत सारी गैपिंग होती है, इसमें एयर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक ना। तो स्पंज में एयर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसको अगर हम जल में डुबाते हैं,
यदि इस स्पंज को हम जल में डुबाएं, ठीक है, जल में डुबाएं तो यह टुकड़ा क्या करेगा, जल को अवशोषित करेगा और जल के अणु पूरे स्पंज के बल्क में समाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर एक रसगुल्ले को चाशनी में डुबाते हैं तो क्या होता है, जब भी रसगुल्ले को चाशनी में डुबाया जाता है तो चाशनी में जो भी मालिक्यूल हैं, शुगर के मालिक्यूल या वाटर के मालिक्यूल, वो धीरे धीरे उसके अंदर बल्क में, स्थूल में प्रवेश करने लगते हैं। तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ठीक है। अब हम आते हैं पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री पे। पृष्ठ रसायन का संबंध केवल सतह से है, सरफेस से होता है, ठीक है। बल्क से या स्थूल से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें बल्क का अध्ययन नहीं किया जाएगा। इस चैप्टर में केवल सरफेस पे होने वाली घटनाओं का ही स्टडी किया जाएगा। ऐसी घटनाएं जो पदार्थों की केवल सतह पर होती हैं, उन्हीं का अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझा दे रहे हैं, अधिशोषण को आप समझें, फिर हम दोनों के लिए डिफिनीशन लिख लेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को लिख लेंगे, ठीक है। अधिशोषण को आप समझें, हम मार्कर द्वारा इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक है। जितनी भी लिखावट है मार्कर द्वारा बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये स्याही के अणु जो हैं या इसके साथ स्याही में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, केवल सरफेस को टच कर रहे हैं, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं जो केवल सरफेस से संबंधित होती हैं, उन्हीं को अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्याही और पानी के अणु क्या हो रहे हैं, इसके साथ अधिशोषित हो रहे हैं, ठीक है, इस पर अधिशोषित हो रहे हैं, एडजॉर्ब हो रहे हैं। एडजॉर्प्शन इसका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। तो ये उदाहरण समझ में आया होगा। अगर हम किसी सरफेस पे पेंट करते हैं तो वहाँ कौन सी घटना होती है, एडजॉर्प्शन की घटना होती है। एक और उदाहरण समझा रहा हूँ, बढ़िया उदाहरण। चाक का एक टुकड़ा लें जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है। तो चाक एक ले लिया और चाक को कलरफुल वाटर में डुबाएंगे, पानी में रंग घोल लेंगे, ठीक है। जब पानी में रंग घोल लिया, चाक के टुकड़ों को डाल दिया, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। 10 मिनट बाद उसको निकालेंगे, निकाल करके देखेंगे तो पूरे चाक की जो सरफेस एरिया है वो कलर्ड हो जाएगी, ठीक है। और जब उसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमको क्या दिखेगा, अंदर गीला दिखेगा, यानी पानी के अणु अंदर प्रवेश किए, लेकिन अंदर का पूरा भाग सफ़ेद दिखेगा। जो कलर के मॉलिक्यूल्स हैं, रंग वाले अणु, वो केवल सतह पर ही जमे हुए हैं, सतह पे ही लगे हैं, वह चाक के अंदर प्रवेश नहीं किए। तो ऐसी घटना में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों एक साथ हुआ है। वाटर के मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों हो गया, और कलर के मॉलिक्यूल्स का केवल एडजॉर्प्शन, केवल अधिशोषण हुआ, क्योंकि वह केवल सतह पर ही है, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले हम लिखते हैं अवशोषण के बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, इसके बाद अधिशोषण को लिखेंगे। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के, और जो अन्य पदार्थ है दूसरा पदार्थ अधिकतर ठोस अवस्था में होता है, के स्थूल में प्रवेश कर जाता है। जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के स्थूल में प्रवेश कर जाता है तो इस घटना को अवशोषण कहते हैं। जो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के स्थूल में प्रवेश कर जाता है उसे अवशोष्य, तथा जिस पदार्थ के स्थूल में कोई अन्य पदार्थ प्रवेश करता है उसे अवशोषक कहते हैं, ठीक है। अवशोषण की घटना में अवशोष्य के अणु अवशोषक के स्थूल में समान रूप से वितरित होते हैं। यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके, अवशोष्य के अणुओं का अवशोषक के बीच में, स्थूल में, ठीक है, तथा पूरे स्थूल में इनका सांद्रण एक समान होता है। उदाहरण के लिए लिखे हुए हैं 3 उदाहरण। स्पंज के टुकड़े द्वारा जल के अणुओं का अवशोषण, चाक के टुकड़े द्वारा जल के अणुओं का अवशोषण, बालू या रेत द्वारा जल के अणुओं का अवशोषण। यहाँ हमने एक ठोस पदार्थ दिखा दिया, उसकी सतह को दिखा दिया। हालांकि सतह और बल्क को इस तरह से एक डायग्राम में दिखाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सतह को बस इतना आप समझें कि जिस भाग को हम छू सकते हैं, एक ठोस पदार्थ लिया, जितने भाग को हम टच कर सकते हैं,
सारा का सारा सतह या सरफेस है, और जो अंदर का भाग है जिसको हम टच नहीं कर सकते वो स्थूल या बल्क है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को भूल जाएं, ये अवशोषण का कॉन्सेप्ट था, ये हमको नहीं पढ़ना है, ये केवल अधिशोषण को समझाने के लिए यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो अवशोषण को आप भूल जाएं और अधिशोषण हम शुरू कर रहे हैं। अधिशोषण को याद रखना है। तो अधिशोषण के लिए डिफिनीशन इस प्रकार है। अधिशोषण या एडजॉर्प्शन एक पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्रीकरण की घटना को अधिशोषण कहते हैं। एकत्रीकरण यानी एक्यूमुलेशन, संचित होना, इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरी परिभाषा भी है जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। किसी स्पीसीज के अणुओं का किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संचित होना अधिशोषण कहलाता है। दोनों परिभाषाएं ठीक हैं, परफेक्ट हैं, जो आपको ठीक लगे वो याद रखें। अधिशोष्य किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान दें, अधिशोष्य और अधिशोषक दो टर्म्स हैं, ये अधिशोषण के अंतर्गत ही हैं, अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोष्य यानी एडजॉर्बेट और अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो अधिशोष्य या एडजॉर्बेट देखिए क्या है, जो अणुक स्पीसीज किसी ठोस या द्रव की सतह पर जमा होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं। अणुक स्पीसीज का अर्थ ये है कि किसी भी स्पीसीज का कोई अणु या सभी अणु। ठीक है, तो जो अणुक स्पीसीज, या इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, जिस स्पीसीज के अणु किसी ठोस या द्रव की सतह पर जमा होते हैं उसे अधिशोष्य कहते हैं। ठीक है, तो अधिशोष्य समझ में आ गया होगा। नीचे हम एग्जाम्पल बताएंगे तो ये बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अधिशोषक देखें, एडजॉर्बेंट, अधिशोषक को कहते हैं एडजॉर्बेंट। वह ठोस या द्रव जिसकी सतह पर कोई अणुक स्पीसीज संचित होता है या जमा होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, पहला उदाहरण है ब्लैक बोर्ड की सतह द्वारा चाक के अणुओं का अधिशोषण। जब ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखा जाता है तो ब्लैक बोर्ड के सरफेस द्वारा चाक के अणुओं का एडजॉर्प्शन होता है, अधिशोषण होता है। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड अधिशोषक तथा चाक अधिशोष्य है। ठीक, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की क्रिया में ब्लैक बोर्ड अधिशोषक का काम करता है और वहाँ चाक क्या है, अधिशोष्य है। ठीक है, तो अब अधिशोष्य और अधिशोषक क्लियर हुआ होगा। दूसरा उदाहरण है सक्रिय चारकोल द्वारा ब्रोमीन जल का अधिशोषण, और यहाँ पर सक्रिय चारकोल जो है अधिशोषक है तथा ब्रोमीन जल अधिशोष्य है। तीसरा उदाहरण है सिलिका जेल द्वारा जल का अधिशोषण। यहाँ सिलिका जेल अधिशोषक का काम कर रहा है और जल अधिशोष्य है। जल सिलिका जेल की सरफेस पर जाके जमा हो रहा है। ठीक है, शर्करा के शुद्धिकरण में जंतु चारकोल द्वारा रंगीन पदार्थों का अधिशोषण। जब चीनी मिलों में चीनी का शोधन किया जाता है तो वहाँ जंतु चारकोल द्वारा जो भी उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, कलरफुल अशुद्धियाँ होती हैं, उनको जंतु चारकोल द्वारा अधिशोषित कराया जाता है। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल है चूर्णित चारकोल द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि जैसी गैसों का अधिशोषण। तो सक्रिय चारकोल जो है, चूर्णित चारकोल तो और ज़्यादा एक्टिव होगा। तो सक्रिय चारकोल, चारकोल का अर्थ होता है कास्ट कोयला, लकड़ी का कोयला। ठीक है, तो लकड़ी का कोयला एक बहुत अच्छा अधिशोषक होता है। ठीक है, वह क्या करता है, बहुत सारी गैसों को अपनी सरफेस पे अधिशोषित कर लेता है, अपने सरफेस पे जमा कर लेता है। ठीक है, तो ये अधिशोषण का कॉन्सेप्ट जिसमें अधिशोष और अधिशोषक शामिल हैं, अब एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अधिशोषण के प्रकार पर, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, हम चलते हैं अधिशोषण के प्रकार पर। अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक अधिशोषण जिसको फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन कहते हैं, और दूसरा प्रकार है रासायनिक अधिशोषण जिसको केमिकल एडजॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन कहते हैं। इसके लिए एक और हिंदी में टर्म है, इसको रसोवशोषण भी कहते हैं, रसोवशोषण। ठीक है, तो ये दो प्रकार हैं एडजॉर्प्शन के, और दोनों प्रकारों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वहाँ देखेंगे कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु आपस में वीक वांडर वाल बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये यहाँ पे अधिशोषक व अधिशोष्य
अधिशोष्य के अणु वीक वांडरवाल बलों द्वारा, कमजोर वांडरवाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण या रसोवशोषण या केमिकल एडजॉर्प्शन में हम लोग देखेंगे कि अधिशोष्य और अधिशोषक के अणु प्रबल सहसंयोजी बंधों द्वारा या कभी कभी आयनिक बंधों द्वारा भी, आयनिक बंध भी प्रबल बंध है, आयनिक बंधों द्वारा भी आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लोग भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, इनके लक्षण और इनमें अंतर को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।